नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेट शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में रेलवे की जमीन पर रह रहे हजारों परिवारों को अब सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की जगह खाली करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में दशकों से रेलवे की भूमि पर रह रहे 4000 से ज्यादा परिवारों के लिए जीवन की यह सबसे बड़ी राहत है। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम धामी का बयान भी सामने आया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये रेलवे की जमीन है, इस मामले में हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद में ये सभी लोगों सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अतिक्रमण हटाने का जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया था उस पर स्टे लगा दिया है, उस पर रोक लगा दी है। तो आखिर हल्द्वानी अतिक्रमण मामला क्या है वो आपको बता दें। 2013 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी में बह रही गोला नदी में अवैध खनन को लेकर पीआईएल दाखिल की गई। गोला नदी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रेल पटरी के बराबर से बहती है। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई गफूर बस्ती के लोगों का गोला में अवैध खनन का आरोप है। खनन से रेल की पटरियों को और गोला पुल को खतरा बताया गया। 2017 में रेलवे ने राज्य सरकार के साथ मिलकर क्षेत्र का सर्वे किया, जहां 4365 अवैध कब्जेदारों को चिन्हित किया गया। अतिक्रमण हटाने में देरी को लेकर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की गई। मार्च 2022 में हाईकोर्ट नैनीताल के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन को रेलवे के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का प्लान बनाने के निर्देश दिए और अप्रैल 2022 में रेलवे के अधिकारियों और नैनीताल जिला प्रशासन की बैठक हुई। रेलवे का हाईकोर्ट में अतिक्रमण हटाने के संबंध में एक विस्तृत प्लान दाखिल किया गया। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को रेलवे को निर्देश दिए, 1 हफ्ते का नोटिस देकर भूमि से अवैध अतिक्रमणकारियों को तत्काल हटाएं। अतिक्रमण हटाओ अभियान में जिला प्रशासन को भी शामिल करें, जरूरत पड़े तो पैरामिलिट्री फोर्स की भी मदद ले। अतिक्रमणकारियों को ये नोटिस अखबारों के माध्यम से और इस क्षेत्र में मुनादी करवा कर सुनाया जाए। नोटिस जारी होने के 7 दिन बाद भी अगर अतिक्रमणकारी ना हटे तो फोर्सफुली वहां से हटाए। ये तमाम आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए थे, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी है। लेकिन इस रोक लगने से सीधे तौर पर जो वहां पर करीब 4500 से ज्यादा परिवार जो उस जगह पर रह रहे हैं रेलवे की जमीन पर, उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहना है कि आखिर सिर्फ 7 दिन में वो लोग अपने रहने का इंतजाम कैसे करेंगे, सिर्फ 7 दिन की मोहलत क्यों दी गई। तो ऐसे में सीधे तौर पर इसके साथ ही रेलवे को भी इस वक्त नोटिस जारी किया गया है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन खरीद फरोख्त का भी सवाल है। 7 दिन में 50,000 लोगों को ऐसे नहीं हटाया जा सकता जब तक उनके रहने का अन्य इंतजाम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि आखिर उनके पुनर्वास की क्या कुछ व्यवस्था है। यह भी सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने जो अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगा दिया है और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। तो ये सब पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं करीब 4500 परिवारों को आज बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। या यूं कहें कि जो ये पहली जंग थी वो ये लोग जीत चुके हैं, लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अगली जंग भी क्या ये लोग जीत पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन सिर्फ 7 दिन की मोहलत में आखिर ये तमाम जो लोग हैं, जो करीब 50,000 लोग हैं, वो मात्र 7 दिन में अपने रहने का इंतजाम कैसे करेंगे, क्योंकि सर्दी का भी वक्त है। तो सिर्फ 7 दिन की मोहलत क्यों दी गई? अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? देखिए, एक बड़ी राहत आज कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को मिली है, जो करीब 4500 परिवार जो वहां पर रह रहे हैं उस जमीन पर। तो उन लोगों को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई और इस पूरे मामले में अब अगली तारीख 7 फरवरी मुकर्रर की गई। जी बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो आदेश थे अतिक्रमण हटाने के, जो 1 सप्ताह के भीतर का जो डेडलाइन थी उसको स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो वर्डिक्ट दी, जो उनका फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से,
उसमें यही कहा गया है कि एक हफ्ते में इतने लोगों को कैसे बेघर किया जा सकता है, इनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, ये कैसे पुनर्वासित होंगे, इनके लिए क्या दूसरा स्थान होगा। अगली डेट पर और स्थिति साफ होगी, जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने वर्डिक्ट में यह भी कहा है कि इनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था का भी ख्याल रखें, यानी ध्यान में रखें। तो दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला, एक तो रेलवे जिसकी ये जमीन है, क्योंकि ये मामला रेलवे और स्थानीय लोगों का है, राज्य सरकार का, उत्तराखंड सरकार का इसमें सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो रेलवे सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष क्या रखती है अगली डेट पर, पहली बात ये देखने योग्य होगी। दूसरा, क्या रेलवे ये भी सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि हमें ये जमीन खाली हो जाए तो हम दूसरी भूमि की व्यवस्था कर देंगे। तो ये दोनों बातें महत्वपूर्ण होंगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो सीधे तौर पर यह भी बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट में सुनवाई के दौरान मानवीय पक्ष को भी देखा, कि एक मानवीय पक्ष भी है कि आखिर 40 वर्षों से अधिक समय से एक स्थान पर रह रहे लोग एक हफ्ता के भीतर कैसे बाहर हो जाएं, या उनका मकान या दुकान या जो भी धार्मिक स्थान है, स्कूल है, बैंक है, वो कैसे टूट जाएं, और उनके पास वो भी ऐसी स्थिति में जब उनके पास कोई विकल्प ना हो। इसलिए अब 1 माह के बाद की जो डेट होगी उस पर देखना होगा कि रेलवे की ओर से क्या पक्ष आता है और उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने क्या निर्देश देता है। जी, अभी फिलहाल इन लोगों को जो राहत मिली है उसको लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी देखने को मिल रही है? लोगों ने शुक्रिया व्यक्त किया है सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, और जो कांग्रेस है वो इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी कर रही है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसने इस मामले में प्राथमिकता के साथ पैरवी की और सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस गई थी, लिहाजा वो उसे अपनी रणनीतिक और राजनीतिक जीत के रूप में भी देख रही है, लेकिन वो साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी व्यक्त कर रही है। जी, फिलहाल अब अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी मुकर्रर की गई है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है रेलवे को। जी बिल्कुल, देखिए ये एक कानूनी प्रक्रिया है, नोटिस जारी किया जाता है ताकि वो 7 तारीख को उपस्थित हों, अपना जवाब लेकर उपस्थित हों और अपना पक्ष रखें। ये एक कानूनी प्रक्रिया, एक ये न्यायिक प्रक्रिया है कि जिस भी पक्ष से संबंधित कार्रवाई होती है उसे नोटिस जारी होता है, क्योंकि अगली डेट इस मामले में लगी हुई है। जी, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। अब तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जाए तो करीब 4,500 परिवार यानी कि लगभग 50,000 लोगों को एक बड़ी राहत इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते नजर आए। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4,000 परिवारों के आशियाने को अब नहीं उजाड़ा जाएगा। इसी मामले पर न्यूज इंडिया के संवाददाता शहबाज हुसैन की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत हुई। क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, आपको सुनवाते हैं। अतिक्रमण जमीन पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया है, किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हरीश रावत जी मौजूद है, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश को मैं प्रणाम करता हूं और इससे सारे उत्तराखंड ने बड़ी राहत महसूस की है। एक बड़ी समस्या उत्तराखंड के सामने आ गई थी और हमारे जो मानवीय चेहरा है हमारे राज्य का, ये उस पर भी एक सवाल खड़ा कर रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों से शरीर से बचा दिया। हमारे अपने हिस्से, हमारे अपने शरीर के हिस्से जो है 52,000 लोग, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, सब सड़कों पर होती, तो उनको सड़कों पर जिस तरीके से, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मानवीय समस्या है और इसका समाधान निकालिए। तो राज्य सरकार समाधान निकाले और 2016 में जो हमने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का कानून बनाया था और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, उसके चारों तरफ ही इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। सर, जोशीमठ में भू दशाओं को लेकर आज आप 1 घंटे का मौन व्रत के लिए भी बोला है। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे गांधी पार्क पे आप 1 घंटे मौन व्रत करेंगे, क्या कुछ है? जहाँ दुनिया भर के श्रेष्ठ भूगर्भ शास्त्रियों को और एक्सपर्ट्स को ला करके इसकी जांच होनी चाहिए थी और कैसे बचाया जाए जोशीमठ को, लेकिन कुछ उसमें अब आपदा प्रबंधन सचिव जो है अब जोशीमठ पहुंच रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, हमारी सभ्यता का केंद्र है जोशीमठ। भगवान साक्षात रूप में विद्यमान है। शंकराचार्य जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया वो वहाँ तपस्या की है।
तो उस जोशीमठ को बचाने के लिए आपको चिंता नहीं है। राशि दिल्ली चुप बैठी हुई है, आंख बंद किए हुए बैठी है। तो इसलिए जो है मैं 1 घंटा गांधी पार्क में सामान्य कपड़ों में वहाँ पे बैठ करके मौन ध्यान लगाऊंगा। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोर्ट का जो फैसला है वो सफलतापूर्वक है। अपने सहयोगी संदीप के साथ मैं शाहबाज हुसैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में स्थित जनता इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल प्रांत के 23वें प्रांत अधिवेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीवीपी प्रांतीय अधिवेशन में आए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि अधिवेशन में उत्तराखंड के कोने कोने से पदाधिकारी युवा तरुणाई के मध्य उपस्थित होकर स्वयं को गौरवान्वित और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। वहीं उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के स्मरण को भी याद करते हुए कहा कि परिषद में काम करने के दिनों में मैं भी आपकी ही तरह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थियों के बीच काम करता था। एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। निर्माण के क्षेत्र में छात्रों के, छात्राओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में थोड़ा सा नीचे कर लो। एक राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका सही प्रकार से जो समाज में जाकर, आगे राष्ट्र जीवन में जाकर, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर एक विद्यार्थी को, एक शिक्षार्थी को किस प्रकार का उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए, किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए, उसको सही तरीके से सिखाने का काम, उनके अंदर एक भाव लाने का काम विद्यार्थी परिषद करती है, विद्यार्थी परिषद संगठन करता है। आज दुनिया का छात्रों के बीच में चलने वाला सबसे बड़ा संगठन है और आज यहाँ पर प्रांतीय जो अधिवेशन हुआ है उसका प्रारंभ हुआ है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी छात्र संघ के चुनाव भी संपन्न हुए हैं, उनके लिए भी मैं इस विद्यार्थी परिषद के समस्त छात्र छात्राओं को, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। निर्माण के मोदी सरकार की स्पॉन्सरशिप नीति में संशोधन के ऐतिहासिक फैसले को हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने सराहा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इससे हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा और जो लोग मां गंगा में आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी पाकिस्तान से लोग अपने परिजनों की अस्थियां लेकर हरिद्वार आया करते थे, लेकिन उनमें भारत में कोई रिश्तेदारों होने का नियम लागू होता था, तभी उन्हें वीजा मिलता था। लेकिन अब इस संशोधन के बाद भारत में आकर मां गंगा में अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित कर पाएंगे और उन्हें भी मोक्ष दिला पाएंगे। लिया गया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिन लोगों की गंगा मैया पर आस्था है, जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, भले किसी भी देश में निवास कर रहे हों, विशेष करके पाकिस्तान तो हमारा भारत का ही हिस्सा रहा है, इसलिए उसमें पाकिस्तान में निवास करने में बहुत से हिंदू जिनके रिश्तेदार वगैरह इधर नहीं हैं, उनकी भी गंगा मैया पर आस्था है। देखिए, ये बहुत ही सुखद निर्णय है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हमारे हिंदू धर्मावलंबी लोग, वो इस सनातन परंपरा की इस प्रक्रिया के लिए अपने परिजनों की मोक्ष की कामना को पूर्ण नहीं कर पाते थे। किन्हीं परेशानियों के कारण बहुत सारी दिक्कतें उसके सामने आती थी। उनको जब ये प्रयास किया जाता था तो उसमें असफल भी हो जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार जिस प्रकार से सनातन परंपराओं का सम्मान करते हुए, देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए हम तीर्थ पुरोहित का स्वागत करते हैं। दूसरा विषय ये है कि सनातन पे इसका जो प्रभाव है, अस्थि विसर्जन का गंगा जी में एक अपना ही महत्व है और हर जीवित प्राणी जो सनातन पे देखता है या चलता है, उसकी पद्धति को अपनाता है, उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां, मेरा परिवार गंगा जी की गोद में लेके जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। आज सनातन के इस काल में, कलयुग में, हरिद्वार में और गंगा जी को ही इस कलयुग का तीर्थ कहा गया है। तो ऐसा निर्णय लेना कि अब कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति दूसरे देश, अपने पड़ोसी मुल्क से भी हरिद्वार अपने परिवारजनों की, अपने जान पहचान वालों की, अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को हरिद्वार लाके उनको मां गंगा की गोद में विसर्जित कर सकता है।
वहीं आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक और निदेशक यातायात मुख्तार मोहसिन को वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाया गया। अभी तक यहां पर आईएएस डॉक्टर अहमद इकबाल सीईओ थे। शासन द्वारा मुख्तार मोहसिन को सीईओ बना दिया गया। बता दें कि डॉक्टर अहमद इकबाल के पास शासन में कई अन्य जिम्मेदारियां हैं, जिसके चलते वो वक्फ बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे थे और वक्फ बोर्ड के कार्य प्रभावित हो रहे थे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी मुख्यमंत्री से उन्हें हटाने की बात कही थी। अध्यक्ष शादाब शम्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को आईपीएस सीईओ मिलने पर बोर्ड की संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने में मदद मिलेगी। वक्फ बोर्ड में नए सीईओ मिले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को और एक आईपीएस सीनियर आईपीएस जो आज आईजी ट्रैफिक के रूप में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे हमने स्पेशल आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक अच्छा ऑफिसर दिया है जिससे वक्त की संपत्तियों का सही से संरक्षण किया जा सके। उन वक्त की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हैं उन्हें रोका जा सके। जो वक्फ माफिया भूमाफिया वक्त की संपत्तियों पे अवैध कब्जे करके बैठे उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वहीं देहरादून में ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बैठक में विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी गई और अभी तक 80% योजनाओं पर काम किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य को 18,000 आवास और मिले हैं, जब पदाधिकारियों को काम करने के लिए कहा गया है ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द एक अच्छी छत मुयस्सर हो सके। जिसकी अधिकतर योजनाएं केंद्र पोषित हैं, उसकी समीक्षा बैठक मैंने आज की है और मैं अपने अधिकारियों को शाबाशी देता हूं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं 80, अभी तो 31 मार्च बाकी है, अभी तक हमने 84% से अधिक लक्ष्य सभी योजनाओं में हमने हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जहां पूर्व में हमारे जो 16,000 आवास हमको मिले थे उसमें से 94% आवास हम दे चुके हैं और 18,000 आवास अभी हमें और मिले हैं। इसी प्रकार जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर विभाग भी मेरे पास है, तो कल मैंने किसानों की एक बैठक की थी। वहीं घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जुबानी हमला बोला। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस और कहीं मजबूत नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस को खत्म करने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जाता है, जिनकी सीएम बनने की लालसा के चलते कांग्रेस खत्म हुई है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के आरोपों पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सब हमारे बच्चे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि भीमलाल आर्य द्वारा लगाए गए आरोपों से बचते हुए भी वो नजर आए। कांग्रेस की कहीं कोई मजबूती नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण 2022 का विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस तो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि हरीश रावत जी ने उसका ही सर हमेशा कलम किया है। जिसने हरीश रावत को पनपाने का काम किया है उसी व्यक्ति का सर जो है हरीश रावत ने कलम किया है। और मैं ये भी याद दिला दूं कि हरीश रावत जी एक दिन में मुझे 5 बार अपने मरे हुए बेटे की कसम खाते थे। जिसने जो कहा, अब हमारे बच्चे हैं, वो दर्द होगा तभी तो कहते हैं कुछ। जिसने जो कहा। लक्सर में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ ने अचानक सड़कों पर छापेमारी की और इस दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सड़कों पर दौड़ रहे अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल एआरटीओ कुलवंत सिंह चौहान के नेतृत्व में इस कार्रवाई को पूरा किया गया है। उन्होंने क्षेत्र की सड़कों पर बिना अनिवार्य अनुमति के संचालित हो रहे वाहनों के अलावा खनन सामग्री से लदे ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की है। ये जो है बगैर टैक्स बगैर परमिट के संचालित पकड़े गए, जिनमें कि एक डंपर है जो कि ओवरलोड है और उसमें मिट्टी भरी हुई है, तो उसमें भी बगैर परमिट बगैर टैक्स के संचालित था।
जिसे खानपुर थाने में सीज किया गया है। उसके अलावा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, व्यवसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, इसे भी यहाँ पे थाना लक्सर में सीज किया गया। ये जो है बगैर टैक्स बगैर परमिट के संचालित वहीं हरिद्वार में रोशनाबाद कार्यालय पर आबकारी अधिकारी प्रभाष शंकर ने रंजीतपुर में शराब की भट्टी पर छापेमारी की कार्रवाई की। बता दें कि अवैध रूप से कच्ची शराब बनाया जाने की सूचना पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, साथ ही 2000 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया। वहीं मौके से अवैध कच्ची शराब बनाने वाले शराब माफिया मौके से फरार हो गए। आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है, जिस मिट्टी से लगातार सर्चिंग अभियान की जा रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री के अभियान नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 को बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस कार्यालय पर एसएसपी अजय सिंह ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी समय से मेडिकल स्टोर से संबंधित शिकायतें विभिन्न जगहों से प्राप्त हो रही थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 450 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिनमें से कुछ मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितताएं भी पाई गई। ऐसे में सभी स्टोर्स की एक सूची बनाकर ड्रग विभाग को दी जाएगी, जिसके चलते ऐसे मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। 450 से ऊपर जो है मेडिकल स्टोर्स को रैंडम चेक किया गया था, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां मिली। कुछ पर ऐसी त्रुटियां थी जो नियम विरुद्ध पाई गई और उनको जो है वो, और कुछ जगह ऐसे थे जो पुलिस की चेकिंग को देखकर मेडिकल स्टोर छोड़ के चले गए। तो जहां तक पूरी संभावना है कहीं ना कहीं वहां पर गलत एक्टिविटी हो रही थी या कुछ ना कुछ गलत था। चूंकि मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई करने के लिए अधिकृत जो है ड्रग कंट्रोलर या ड्रग इंस्पेक्टर ही है, तो उनको नियमानुसार पूरी जो आज की कार्रवाई की रिपोर्ट रही है वो उचित माध्यम से प्रेषित की जाएगी कि ऐसे गलत मेडिकल स्टोर या जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं या कहीं ना कहीं प्रतिबंधित दवाओं को नियमानुसार ना बेचकर वैसे बेचा जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई करें। 450 लाल कुआं के मोचा हल्दू स्थित चौराहे पर एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मार्गों को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन चल रहा है। बताया जा रहा है कि धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है, अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो खनन व्यवसायी नेशनल हाईवे जाम करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धरने की अगुवाई कर रहे समिति के अध्यक्ष जीवन कबड़वाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते खनन कार्य पूरी तरह से चौपट हो गया है। खनन से जुड़े हजारों लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। गेट खुलेगा की रणनीति है कि अगर हमारी सारी मांगें नहीं मानी गई, अभी इसमें हमारी एक प्रमुख मांग रह गई है। एक सब मांगें होने के बाद जब तक हमारा क्रेशर स्वामियों के सामने, जिलाधिकारी महोदय के सामने क्रेशर स्वामियों से लिखित में हमारा रेट का मामला नहीं होगा, तब तक न धरना समाप्त होने वाला न आंदोलन समाप्त होने वाला। क्योंकि जो हम 4 महीने से आंदोलन लड़ रहे हैं वो हमारा मुख्य मुद्दा उसमें रेट है। क्योंकि पिछले बार भी हमारे साथ इन लोगों ने छल किया, जिलाधिकारी के सामने 31 रुपये की रेट की बात हुई, लेकिन बाद में हमको 24-25 रुपये में क्रेशर स्वामी ने टरका दिया। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं, तो जब तक हमारे सारे मुद्दे नहीं होंगे तब तक हम धरने बैठे हैं और आगे को हमारा आंदोलन इस तरह जारी रहेगा। हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष हमारा जारी है। आश्वासन तो पिछले 3 महीने से दे रहे हैं और इन्होंने अपनी रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर ली, देहरादून बुला के हमसे सब बातें कर ली, लेकिन आज 2 दिन है अभी तक इनका कोई वहाँ से लिखित आश्वासन नहीं मिला है और जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा हम धरने में बैठे हैं। हमारी देहरादून में भारतीय वानिकी संसाधन और शिक्षा परिषद द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रमुख मंत्रालयों, विभागों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठन, किसानों और वृक्ष उत्पादकों के विशेषज्ञों को साथ लाना है, ताकि उपयुक्त रणनीति विकसित की जा सके और विकास के लिए मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार को नीतिगत जानकारी प्रदान की जा सके। मेन उद्देश्य है वो एक प्लेटफॉर्म में एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसमें ICR जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है,
उसके जो वैज्ञानिक हैं, उसके ऑफिशियल्स हैं, और ये सब सामने आके, और फंडिंग एजेंसीज भी हैं, ये अपने विचार व्यक्त करेंगे कि कैसे इस एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। मेन उद्देश्य है वो। लोक कलाकारों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका और इस दौरान कलाकारों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए 4 सूत्रीय मांग पूरी करने की मांग की। कलाकारों का कहना है कि संस्कृति विभाग ने कलाकारों को लंबे समय से भुगतान भी नहीं किया है। अब कलाकार अपनी मांग को लेकर आंदोलन तेज करेगा। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लोक कलाकारों ने चौधान पाटा में प्रदर्शन किया और बता दें कि कलाकारों ने हुड़के की थाप पर लोकगीत गाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे लोक कलाकारों का कहना है कि सरकार की अनदेखी के चलते लोक कलाकारों आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। वहीं अध्यक्ष गोपाल चमियाल ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन तेज किया जाएगा और कलाकार सड़कों पर भी उतरेंगे। विगत 2 दिनों से हम लोग यहाँ पर कर्मिक अनशन कर रहे हैं। अभी तक हमें राज्य सरकार के नुमाइंदों के द्वारा कोई सहानुभूति नहीं दी गई है और आज हमने संस्कृति विभाग का पुतला दहन किया गया और आने वाले समय में पूरे प्रांत में हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। और सरकार को पूर्व में हम लोगों ने चेताया और सरकार के द्वारा संस्कृति विभाग, जबकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है देवभूमि उत्तराखंड का, तो सरकार इसमें आंख मूंद रही है और लोक कलाकारों को जो पारंपरिक घराने से विराजमान है उन कलाकारों का अहित कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।